नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह, मॉडल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स अर्थात गणित शिक्षण की। तो बीएड में जो गणित शिक्षण का कंसेप्ट है या गणित शिक्षण का पेपर है, उसमें बहुत सारे बच्चों में कुछ भ्रांतियां हैं कि गणित शिक्षण में आखिर हमें अर्थमेटिक पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, अंकगणित पढ़ना है या किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो उन चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं कि गणित शिक्षण में आपको किसी प्रकार का ना अंकगणित पढ़ना है, ना बीजगणित पढ़ना है, ना इंटीग्रेशन पढ़ना है, ना डिफरेंशियल पढ़ना है, ना चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, ना लाभ हानि पढ़ना है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल आपको नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गणित शिक्षण से संबंधित विधियों का, किन विधियों के माध्यम से आप गणित के शिक्षण को उत्तम विधि से कर सकते हैं, किन प्रविधियों के माध्यम से आप गणित शिक्षण को उत्तम विधि से कर सकते हैं, किस प्रकार की गणित की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, किस प्रकार की स्ट्रेटजी हम बनाएं कि जिससे बालक अधिकतम लर्निंग कर सके अर्थात मैक्सिमम लर्निंग कर सके। तो इस चीज को तो आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिएगा कि हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करना है, डिफरेंशियल के क्वेश्चन करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है। तो आइए गणित शिक्षण से पहले हम आपको गणित के इतिहास के बारे में बताते हैं कि गणित का इतिहास क्या रहा है। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो गणित एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाता रहा है और गणित का उदय भारतीय वेदों से माना गया है। भारतीय वेदों में बहुत से ऐसे श्लोक्स हैं जिनमें हम गणित के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे विधियों को देख सकते हैं। एक श्लोक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यथा शिखा मयूराणा नगाण्या मणियों यथा तदद वेदांग शास्त्राणा गणित मूर्धने वर्तते। अर्थात जिस प्रकार शिखा मीन्स मोर, मयूरा, मयूरों की जो शिखाएं होती हैं वह मस्तिष्क पे होती हैं। नगाण्या मणियों यथा अर्थात नांग की जो मणियां होती हैं वह भी शीर्ष पर होती हैं। तदद वेदांग शास्त्राणा अर्थात समस्त शास्त्रों में गणित मूर्धने वर्तते, गणित भी सर्वोपरि है। अर्थात बहुप्रलापे वृक्षपते, बहुत से प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल गणित का अध्ययन कर लीजिए तो मीन्स आपको समस्त प्रकृति से संबंधित अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। प्राचीन काल की ऋग्वेद में लिखा हुआ। तो इस प्रकार से गणित शिक्षण का या गणित का उदय हुआ। अब हम आते हैं कि गणित के इतिहास को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, गणित एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसका हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर आप एक साथ में पूरी हिस्ट्री को देखना चाहेंगे तो दैट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भारतीय गणित के इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय गणित के इतिहास को 5 प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम काल है आदिकाल। आदिकाल 500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम ड्यूरेशन था, समय अवधि थी। आदिकाल को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन था वह 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन था वह 1000 से 500 ईसा पूर्व तक का था। तो आदिकाल में गणित से संबंधित बहुत
अंकों का दशांश पद्धति का वैदिक काल में जो 1000 ईसा पूर्व तक है उसमें जीरो का आविष्कार हुआ, 1 से 9 तक की संख्याओं का आविष्कार हुआ, दाशमिक पद्धति का आविष्कार हुआ। ये सब के सब आविष्कार हमारे आदिकाल में ही किए जा चुके थे। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का समय अवधि रही है। और उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल जो सबसे महत्वपूर्ण काल है, अर्थात भारतीय गणित का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। इसकी समय अवधि 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक की रही है। इस काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में बहुत ऐसे गणितज्ञ हुए जिनके माध्यम से गणित के क्षेत्र में क्रांति आ गई। जैसे आर्यभट्ट प्रथम थे, भास्कराचार्य प्रथम थे, ब्रह्मगुप्त थे, महावीराचार्य थे, श्रीपति मिश्र थे और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती थे। इन गणिताचार्यों ने भारतीय गणित को एक नए धरा पर लाकर रख दिया, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल जो 1200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में सबसे कम इनोवेशन, सबसे कम आविष्कार हुए, क्योंकि मुगल काल की स्थापना हो चुकी थी और मुगल काल में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। विद्यार्थियों को या गणिताचार्यों को या किसी भी साइंटिस्ट को फ्री में वर्क यानी कि फ्री रहकर वर्क करने की इजाजत नहीं थी। जब विद्यार्थी कक्ष में या संस्थान में नहीं जाएगा तो शिक्षक किस पे इनोवेशन करेगा, किस चीज को पढ़ेगा, किस चीज को पढ़ाएगा। इसलिए उत्तर मध्यकाल जो 1200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक का टाइम ड्यूरेशन रहा है, इसमें बहुत कम इनोवेशन हुए। उसके बाद आता है लास्ट काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल 1800 ईस्वी से अब तक, एक इसमें उत्तर मध्यकाल 1200 ईसा पूर्व से नहीं, 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का टाइम ड्यूरेशन इसका रहा है। ईस्वी और ईसा पूर्व से तो आप लोग परिचित होंगे ही ना। तो वर्तमान काल जो है 1800 ईस्वी से अब तक है। वर्तमान काल में अगर हम देखें तो श्रीनिवास रामानुजम का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय गणित क्षेत्र में। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज का वैदिक गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नृपसिंह बापूदेव शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे बहुत से गणिताचार्य वर्तमान काल में भी हैं या थे जिन्होंने 1800 से बाद में अब तक बहुत बड़ा गणित के क्षेत्र में योगदान दिया। तो ये है भारतीय गणित के कालों का विभाजन। इन पांचों कालों में भारतीय गणित को विभाजित कर दिया गया है और इन समस्त कालों के माध्यम से अगर आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो प्रत्येक काल को टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा और आप सेटिस्फैक्टरी स्टडी इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद गणित की परिभाषाओं के क्षेत्र में अगर हम देखें तो गैलीलियो ने लिखा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है, अर्थात मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। अर्थात गैलीलियो ने बताया है कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें ईश्वर अथवा परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया है। हॉकबेन के अनुसार अगर आप देखें तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। और गॉस के अनुसार अगर आप देखें तो इन्होंने बताया है गणित विज्ञान की रानी है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। ऐसे ही बहुत सारे गणितज्ञों ने अपने अपने विधि से गणित को परिभाषित किया है। अब अगर हम जिस पॉइंट पे आना चाहते थे कि गणित शिक्षण की विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि गणित शिक्षण का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस आप लोगों का आता है। तो इस इतिहास को, मीनिंग्स को, डेफिनेशंस को आप लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो है गणित शिक्षण की विधियां। देखिए प्रत्येक विषय की कुछ ना कुछ विधियां हैं।
अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, इन विधियों के माध्यम से सामान्य शिक्षण किया जाता था। क्योंकि गुरुकुल में, मठों में और मदरसों में, मकतबों में शिक्षा दी जाती थी और वहाँ पर जो शिक्षक हुआ करते थे वो आके अपने विद्यार्थियों को उपदेश दिया करते थे, अर्थात मौखिक रूप से बोला करते थे और विद्यार्थी उसको सीख लिया करते थे। उसके बाद शिक्षक प्रश्न किया करते थे, शिक्षार्थी उसका उत्तर दिया करते थे। तो यही 3, 4, 5 विधियां प्रचलित थीं, चाहे वाद विवाद विधि कह लीजिएगा, प्रश्नोत्तर विधि कह लीजिएगा, व्याख्यान विधि कह लीजिएगा। इन सभी विधियों के माध्यम से समस्त विषय पढ़ाए जाते थे। तो अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो गणित शिक्षण की कुछ विधियां हैं। उन विधियों में सबसे पहले आगमन विधि, दैट इज इंडक्टिव मेथड। दूसरी निगमन विधि, दैट इज डिडक्टिव मेथड। तीसरी विश्लेषण विधि, दैट इज एनालिटिक मेथड। चौथी संश्लेषण विधि, दैट इज सिंथेटिक मेथड। पांचवी योजना ऑब्लिक परियोजना विधि, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। छठी प्रयोगशाला विधि, दैट इज लेबोरेटरी मेथड। सातवीं ह्यूरिस्टिक विधि, दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ये जो 6-7 विधियां हैं ये बेसिकली मैथमेटिक्स टीचिंग से ही संबंधित हैं। इन विधियों में अगर हम सबसे पहली विधि को लें, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि को, तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। मीन्स स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मीन्स कुछ विस्तृत रूप से हम सूक्ष्म की ओर आते हैं, उदाहरण से नियम की ओर आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें चूंकि चलना है उदाहरण से नियम क्यों, नियम से नहीं चलना है। नियम तो पता है हमें कि P × R × T / 100, तो इस नियम को हमें फॉलो नहीं करना है, एग्जाम्पल से नियम तक आना है। तो हम एग्जाम्पल से नियम तक किस प्रकार से आएंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे हमने 500 रुपए का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है 4% ब्याज की दर से और 3 वर्ष का। तो सबसे पहले हमें 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, 100 × 4, क्योंकि 4% वार्षिक ब्याज की दर से है। 100 × 4/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 4। ठीक है, अब हम ज्ञात करें 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, अर्थात जब 100 का निकाला था आपने तो 100 × 4/100 किया था। अब 1 का निकाल रहे हैं तो 1 × 4/100 अर्थात 4/100 रुपए। अब चूंकि हमें निकालना है 500 रुपए का 1 वर्ष का, तो 500 का 1 वर्ष का ब्याज 500 × 4/100 अर्थात हमारा आ गया 20 रुपए। इसी प्रकार से अब हमने लिखा 500 का 3 वर्ष का, 1 वर्ष का तो हमारा आ गया 20 रुपए, तो 500 का 4 × 3/100 बराबर आएगा 60 रुपए। अब हम देखिए 500 × 4 × 3/100 आया, तो 500 क्या है, मूलधन, 4 क्या है, दर, 3 क्या है, समय। सूत्र बन गया। कैसे बना, 500 की जगह वहां पर लिख दिया मूलधन, गुणे 4 की जगह पे लिख दिया हमने दर, गुणे 3 की जगह लिख दिया हमने समय, और बटे 100 ऑलरेडी है। तो हमारा ये एक सूत्र बन के तैयार हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है ना, अर्थात P × R × T / 100। अर्थात एक एग्जाम्पल हमने लिया, उस एग्जाम्पल से हम एक नियम तक आ गए, यही हमारा आगमन विधि है। क्लियर हो गया।
तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का हम अध्ययन करते हैं, और बाकी की जो शिक्षण विधियां हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।